हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इस सब्जेक्ट का आज का हमारा क्वेश्चन होगा, डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स की उत्पत्ति कैसी हुई और इसकी डेवलपमेंट कैसी हुई। हाउ इट हैज रीच्ड द प्रेजेंट कंडीशन इन इंडिया। तो इंडिया में जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, यहाँ इंडिया में जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही है लॉ ऑफ टॉर्ट्स की, यहाँ तक कैसे पहुंचा, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में। In India, the origin of tort is related to Charter of Year 1726। इंडिया में जो लॉ ऑफ टॉर्ट का ओरिजिन है ये चार्टर 1726 से रिलेटेड है। अंडर 1726 चार्टर द इंग्लिश कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड इन 3 प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, विच वर नोन एज मेयर कोर्ट्स। तो 1726 के चार्टर के द्वारा इंग्लिश कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया गया 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स में। वो टाउन्स हैं बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। और जो वो इंग्लिश कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया तीनों प्रेसिडेंसी टाउन्स में, उन कोर्ट्स को मेयर्स कोर्ट बोला जाने लगा, मेयर कोर्ट्स। दीज कोर्ट्स वर वर्किंग अंडर कॉमन लॉ। तो जो मेयर कोर्ट है वो कॉमन लॉ को फॉलो करती थी। इंडिया में भी कॉमन लॉ एप्लीकेबल किया गया और कोर्ट्स को भी ये डायरेक्शंस वगैरह दी गई कि कॉमन लॉ को फॉलो किया जाए। इन एप्लीकेशन ऑफ कॉमन लॉ द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस वर फॉलोड। तो यहाँ पे भी बताया गया है कि कॉमन लॉ को अप्लाई करते टाइम इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का प्रिंसिपल को फॉलो किया गया, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिशनरी पावर्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स वाज बीइंग कंसीडर्ड एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ कॉमन लॉ। तो जो लॉ ऑफ टॉर्ट है इसको एक इनसेपरेबल पार्ट माना जाने लगा कॉमन लॉ से, मतलब जो कॉमन लॉ से अलग नहीं किया जा सकता जिस पार्ट को, वो माना जाने लगा लॉ ऑफ टॉर्ट को कॉमन लॉ का। This was made applicable in India in the reference, but due care was taken that it applied as per the conditions, customs and traditions of India। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो कॉमन लॉ अप्लाई करना है इंडिया में, वो उसके लिए कुछ कंडीशंस वगैरह, कस्टम्स वगैरह, ट्रेडिशंस वगैरह जो इंडिया के हैं उसके हिसाब से ही अप्लाई होना चाहिए। In case of Begla versus Museddin, it was held that the meaning of the principle of equity, justice and good conscience be taken as per the rules of common law of England। तो जो प्रिंसिपल है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का, इसका जो मीनिंग है वो ये मान के चलेंगे जो कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड के रूल्स में बताया गया वही मीनिंग इसमें भी मान के चलेंगे। बट कोरस्पॉन्डिंग टू कंडीशंस एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया, बट इंडिया के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को देखते हुए, उनका ख्याल रखते हुए कॉमन लॉ को अप्लाई करना है इंडिया में। Later on, in the case of Nawal Kishore versus Rameshwar, it was stated that the rules of law of torts of England should be made applicable as per the Indian atmosphere, that is, corresponding to the traditions and customs of it। तो यहाँ पे ये भी बताया गया इस केस में, नवाल किशोर वर्सेस रामेश्वर के केस में, कि जो रूल्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट हैं, जो इंग्लैंड के थे लॉ ऑफ टॉर्ट के रूल्स, वो इंडिया में एप्लीकेबल होंगे तो इंडियन एटमोस्फियर के हिसाब से, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स को ध्यान में रखकर लॉ ऑफ टॉर्ट को अप्लाई किया जाएगा इंडिया में। इन व्यू ऑफ द अबव, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन इंडिया इज ड्यू टू इंग्लिश लॉ। तो यहाँ पे भी बताया गया है कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंडिया में एप्लीकेबल हुआ है, अप्लाई हुआ है, ये इंग्लिश लॉ की वजह से अप्लाई हुआ है। सिंस 1726 दिस लॉ इज बीइंग मेड एप्लीकेबल इन इंडियन कोर्ट्स। 1726 तक इंडियन कोर्ट्स में ये लॉ अप्लाई मतलब चलता रहा। बट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इट इज वेरी स्लो। 1726 से चलता आ रहा था, बट इसका जो डेवलपमेंट, इसका प्रोसेस है वो काफी स्लो थे, काफी स्लो इसकी डेवलपमेंट हो रही थी लॉ ऑफ टॉर्ट्स की। द रीजंस फॉर इट आर एज फॉलोज। तो इसके क्या रीजंस हैं कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है उसकी डेवलपमेंट काफी स्लो हो रही थी, इसके रीजंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला रीजन तो है द लॉ इज नॉट कोडिफाइड, बिकॉज जो लॉ कोडिफाइड नहीं था इस वजह से इसकी डेवलपमेंट काफी स्लो हो रही थी। इग्नोरेंस ऑफ लॉ। तो जो पब्लिक है, पब्लिक लॉ को इग्नोर कर रही थी, बिकॉज पब्लिक को अवेयर ही नहीं थी लॉ के बारे में कि उनके क्या लीगल राइट्स है इसके बारे में। पॉवर्टी, गरीबी के वजह से, क्योंकि लोग काफी गरीब थे उस टाइम पे इंडिया में, और जिसकी वजह से वो लीगल एक्शंस वगैरह नहीं लेना चाहते थे, बिकॉज लीगल प्रोसेस में काफी खर्चा होता उस टाइम पे, एक्सपेंसिव इंडियन जुडिशरी सिस्टम था। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल पावर। तो जो पॉलिटिकल नेता वगैरह थे, ठीक है, वो भी चाहते नहीं थे कि हाँ कि लोगों को अवेयर किया जाए, जिसकी वजह से मतलब ये भी एक रीजन माना गया लॉ ऑफ टॉर्ट की डेवलपमेंट कम, स्लोली स्लोली होने की वजह से। एक्सपेंसिव एंड डिलेइंग जुडिशियल सिस्टम, कि जो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है वो काफी खर्चीला था
और डिलेइंग था कि मतलब काफी काफी टाइम लग जाता था एक केस के डिसीजन को आने में। इस वजह से रीजंस बताए गए हैं जिसकी वजह से जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है उसकी डेवलपमेंट काफी स्लो हुई है। अब हम इनको एक्सप्लेन करके इनके बारे में समझाएंगे। The law is not codified. The main reason for slow development of law of torts in India is that it is not codified. Because जो law of torts है ये codified law नहीं था। ये एक मेन रीजन माना जाता है कि law of tort की डेवलपमेंट काफी स्लो हुई इस वजह से। Due to this, there is always प्रॉब्लम ऑफ अनसर्टेनिटी इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, जिसकी वजह से कि जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो कॉडिफाइड लॉ नहीं था, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आ रही थी कोर्ट के सामने। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड विच एक्ट कम्स अंडर टॉर्ट एंड विच आर नॉट टॉर्ट्स। तो ये काफी मुश्किल हो गया था कोर्ट्स के लिए कि कौन सा एक्ट टॉर्ट के अंदर आएगा, कौन सा एक्ट टॉर्ट के अंदर नहीं आएगा, ये इसको मापना, इसको डिसाइड करना। द डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स वर बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट्स। तो जो कोर्ट्स उस टाइम पे डिसीजन देती थी वो प्रेसिडेंट्स के बेस पे डिसीजन देती थी। जो इंग्लैंड के केसेस थे वो इंग्लैंड के जजेस ने जो डिसीजन वगैरह दिए हुए थे उसी को प्रेसिडेंट्स मानकर इंडियन जजेस उसका डिसीजन दे रहे थे। इट वॉज हेल्ड इन केस ऑफ ईस्टर्न एमसी लिमिटेड वर्सेस प्रीमियम मोटर लिमिटेड दैट इन इंडियन कोर्ट्स केसेस वर स्टिल डिसाइडेड अपॉन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। तो इस केस में ये बताया गया कि इंडियन कोर्ट्स में अब तक जो डिसीजंस हैं वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस को फॉलो करते हुए दिए जाते हैं डिसीजंस, डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके उन पॉइंट्स पे जिन पॉइंट्स पे कोई लॉ अब तक नहीं बना हुआ। बट हियर इट इज टू मेंशन दैट नाउ दिस लॉ इज इन ट्रेंड इन इंडिया। बट यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है ये काफी ट्रेंडिंग में आ गया इंडिया में। स्पेशली इन मेनी केसेस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस द लॉ ऑफ टॉर्ट हैज बीन मेड एप्लीकेबल। तो स्पेशली यहाँ पे ये बताया गया है कि जो काफी ज्यादा केसेस जो मेडिकल नेग्लिजेंस के हैं उसमें लॉ ऑफ टॉर्ट को अप्लाई किया जाता है। सेकंड इसका रीजन है इग्नोरेंस ऑफ लॉ। द सेकंड कॉज या सेकंड रीजन इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ। पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द लीगल राइट्स। जो इंडिया के पब्लिक है उनको लीगल राइट्स के बारे में नहीं पता अपने कि उनके पास क्या लीगल राइट्स उनको दिए गए हैं। मोस्टली पीपल आर इलिटरेट एंड अनअवेयर। काफी ज्यादा पीपल इंडिया में, काफी ज्यादा पर्सन जो है पब्लिक है काफी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, अनअवेयर थी अपने लीगल राइट्स से, उनको नहीं पता थे। दिस इज द रीजन दैट दे डू नॉट मूव टू कोर्ट्स फॉर जस्टिस इवन ऑन वायलेशन ऑफ देयर राइट्स। तो एक काफी बड़ा रीजन माना जाता था कि लोग क्यों मतलब कोर्ट्स में नहीं जाते थे जस्टिस पाने के लिए, न्याय के लिए, न्याय लेने के लिए, चाहे उनके राइट्स को वायलेट किया जा रहा था तब भी, बिकॉज उनको लॉज के बारे में पता ही नहीं था, लीगल राइट्स के बारे में पता ही नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से। थर्ड इसमें रीजन बताया गया पॉवर्टी। पॉवर्टी हैज आल्सो रेस्ट्रेन्ड द डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है इसकी डेवलपमेंट को रोकने में पॉवर्टी भी एक काफी बड़ा रीजन माना जाता है। गरीबी। नंबर ऑफ पीपल डज नॉट अप्रोच कोर्ट ड्यू टू पॉवर्टी। गरीबी की वजह से काफी ज्यादा लोग जस्टिस के लिए, जस्टिस नहीं मिल पाता था, काफी ज्यादा लोगों को न्याय नहीं मिल पाता था कोर्ट से। बिकॉज इंडिया का जुडिशियल सिस्टम काफी ज्यादा उस टाइम एक्सपेंसिव था, जैसे अभी भी है। दे कीप साइलेंस टॉलरेटिंग ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड टेरानी। जहाँ पे ये बताया गया है कि इंडिया के लोग जो थे पॉवर्टी की वजह से वो चुपचाप सबको सहते रहते थे, जो भी उनके साथ शोषण होता था, जो भी उनके साथ अत्याचार किया जाता था, उनके साथ दुष्व्यवहार किया जाता था, अपमान उनका किया जाता था, सभी के लिए वो साइलेंट रहते थे। बिकॉज इतनी गरीबी थी कि वो जुडिशियल सिस्टम की जो एक्सपेंसिस थे उनको बियर नहीं कर सकते थे। बट नाउ द एफर्ट्स आर मेड so that a person may not be deprived of justice due to the reasons of the poverty। बट अब इनके लिए एफर्ट्स किए गए हैं कि अब कोई भी पर्सन जस्टिस सभी को मिलेगा, सभी को जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, न्याय मिलेगा सभी को, कोई भी न्याय से वंचित नहीं रहेगा गरीबी की वजह से। अरेंजमेंट्स फॉर फ्री लीगल असिस्टेंस हैव बीन मेड इन पैरा 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारा, उसके पैरा 39A में अरेंजमेंट्स की गई हैं, प्रोविजंस लाई गई हैं फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की, फ्री लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की। नाउ द कंसेप्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन फॉरवर्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट है इसकी वजह इसने भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन की है लॉ ऑफ टॉर्ट्स को एप्लीकेबल करवाने में, कि मतलब ताकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स को डेवलप किया जा सके और अच्छे वे से। इसका भी काफी योगदान रहा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का भी। फोर्थ इसमें रीजन है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल पावर। द फॉर्मेशन ऑफ एडिक्वेट लॉ एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट विलफुली डिसाइडेड बाय द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स।
तो जो एडिकेट मतलब सही तरीके से लॉ को बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ये चाहते ही नहीं थे कि पॉलिटिकल जो नेता वगैरह हैं वो चाहते ही नहीं थे कि ऐसा हो, विच हैज ऑल्सो रेस्ट्रेन द डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टोर्ट्स, जिसकी वजह से जो लॉ ऑफ टोर्ट्स है इसकी डेवलपमेंट रुक गई। द गवर्नमेंट इज नॉट इफेक्चुअल एज इट और टू बी इन रेफरेंस टू लॉ एंड जस्टिस। तो जो गवर्नमेंट है वो इफेक्ट ही नहीं लेते थे, मतलब कोई भी एक्शन नहीं लेती थी जस्टिस न्याय वगैरह देने के लिए। लॉ के रिगार्डिंग कोई भी एक्शन जब नहीं लिए जाते थे, इसी की वजह से लॉ ऑफ टोर्ट्स का ये भी रीजन माना जाता है कि लॉ ऑफ टोर्ट्स की डेवलपमेंट नहीं हो पाई प्रॉपर। फिफ्थ और इसमें लास्ट रीजन है एक्सपेंसिव एंड डिलेइंग जुडिशियल सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव एंड टेकन अ लॉन्ग टाइम इन पेंडिंग डिसीजन। Therefore, victims dare to go to courts, and it is the cause of non-development of law of courts. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो जुडिशियल सिस्टम है इंडिया का वो काफी ज्यादा महंगा है, उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है डिसीजन आने में, जिसकी वजह से जो विक्टिम्स हैं वो मतलब हिम्मत नहीं करते कोर्ट, मतलब विक्टिम्स डियर टू गो टू कोर्ट्स, वो हिम्मत करते हैं कि मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से ना उनकी हिम्मत टूट जाती है जिनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ होता है। और डिलेइंग जस्टिस है, ऊपर से बोला जाता है कि जैसे जो जस्टिस काफी ज्यादा डिले के बाद मिला तो वो जस्टिस भी किस काम का, ये भी बोला जाता है, कहावत है एक। इट इज द कॉज ऑफ नॉन डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ कोर्ट्स। तो एक्सपेंसिव एंड डिलेइंग जुडिशियल सिस्टम जो है इंडिया का, ये काफी बड़ा रीजन माना जाता है जो लॉ ऑफ कोर्ट्स की डेवलपमेंट है उसमें, डेवलपमेंट को रोकने में। Hence, the codification of law of torts making the people conversant with this law. Availability of quick justice and reinforcing political willpower is not necessary. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स को कॉडिफाई करना चाहिए, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए और जल्दी से जल्दी जस्टिस प्रोवाइड किया जाना चाहिए, और पॉलिटिकल विल पावर जो है उसको भी मतलब प्रॉपर करना चाहिए कि हाँ पॉलिटिकल नेता जो हैं, पॉलिटिकल लोग वगैरह, वो इसको रोके ना इसका, बल्कि लॉ ऑफ टोर्ट्स वगैरह या और एनी अदर लॉज वगैरह हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने में प्रॉपर अपना योगदान दें। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।